ट्रांसप्लांट कितना ज़रूरी है, ख़ासतौर से जो पेशेंट स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, तो उनके लिए अपनी बॉडी और मसल्स को मूव करते रहना बहुत ज़रूरी है। ख़ासतौर से आई थिंक ज़्यादातर पेशेंट को ये बताया जाता है कि वो रोज़ एक्सरसाइज़ करे, लाइट या फिर वॉक करे एटलीस्ट 30 मिनट्स, और ख़ासतौर से इस टाइम पे जब लॉकडाउन पीरियड है, बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो उनके लिए ये एक्सरसाइज़ेज़ बहुत ज़रूरी हैं। बहुत हेवी एक्सरसाइज़ेज़ नहीं है, आप घर पे बैठ के कर सकते हैं। हम 2 पार्ट में आपको बताएँगे। एक, वो पेशेंट जिनका ट्रांसप्लांट हुए 1 साल हो चुका है, 1 साल से ऊपर है, और बाकी वो पेशेंट जिनका भी 1 साल या उससे कम ही है। तो प्रेफ़रेबली जो जिनका कम वक़्त हुआ है, वो बहुत ज़्यादा एक्सर्शन ना करें इस पर, और जो कर सकते हैं, जिनमें इतनी इतनी स्ट्रेंथ या स्टैमिना फ़ील होती है, वो फॉर श्योर वो सुप्रिया को फ़ॉलो कर सकते हैं। तो हम शुरू करते हैं इस एक्सरसाइज़ को। चाहे तो आप फ़ॉलो कर सकते हैं या फिर नोट कर सकते हैं कि इनको कैसे करना है। तो सबसे पहले हम नेक्स्ट एक्सरसाइज़ेज़ से करेंगे। जिनका कम अभी वक़्त हुआ है, वो मुझे देखेंगे, और जिनको ज़्यादा वक़्त हो चुका है ट्रांसप्लांट को, वो सुप्रिया जी को देखेंगे। नेक्स्ट एक्सरसाइज़ से शुरू करते हैं। पहले लेफ्ट टू राइट, ये हम 12 टाइम्स मूवमेंट करेंगे, ठीक है? रेडी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। फिर बैक टू फ्रंट, पीछे से आगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब हम हैंड मूवमेंट करेंगे। ये बेसिकली हमारे कंधों के मसल्स को स्ट्रॉन्ग करता है। सिंपल। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। और आगे के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब हम पैरों का मूवमेंट करेंगे। खासतौर से जो लोग चेयर पे रहते हैं, वो मुझे देख Sorry to interrupt you, Alankrita. हाँ, Just one question. हाँ, हाँ। Breathing. While we are doing these exercises, is there any sync for the breathing? ब्रीदिंग नॉर्मल रखिएगा। जैसे कि हम, अगर आप कोई भी मूवमेंट करते हैं, तो आप या तो बहुत तेज ब्रीथ नहीं करते हैं या बहुत स्लो भी नहीं करते। ब्रीदिंग नॉर्मल है। Okay, नॉर्मल ब्रीथिंग, normal breathing. यस। So there is nothing to. Okay. So let's do the leg movement. If you can see, yes. तो जो लोग चेयर पर बैठकर कर सकते हैं, जिनको चलने में दिक्कत है, वो इस तरह से लेग मूवमेंट बैठे बैठे चेयर पर कर सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब इसी तरह दूसरा वाला। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब हम बैक के, कमर के मसल्स को मोबिल बनाने के लिए, उनमें मूवमेंट आने के लिए एक्सरसाइज करनी। जिनको बहुत दिक्कत होती है, वो ज्यादा बेंड ना हो, ज्यादा ना झुके। हाथों को ऊपर ले जाएंगे, सांस लेंगे, और सांसों को छोड़ते हुए नीचे आएंगे। जितना झुक सके बस उतना ही झुके। फिर बैक, सांस लेते हुए बाहर। 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12। अभी के लिए बस इतने ही मसल्स मूवमेंट काफी हैं। अगर आपके पास ज्यादा स्टेमिना है, आप और कर सकते हैं। इसी में खड़े होने के बाद बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं, लेकिन ये कम से कम ये 12 मतलब 6-7 जो एक्सरसाइजेस हैं, मुझे एडवाइस किया गया था दिन में 3 बार करने। अगर आप 2 बार भी कर सकते हैं तो बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा कुछ हैंड एंड लेग रोटेशन मूवमेंट होते हैं। सुप्रिया अगर दिखा सकते हैं, I think, ये मोबिलिटी एक्सरसाइजेज हैं जो जॉइंट्स की मोबिलिटी इंक्रीज करने के लिए हम करते हैं, जॉइंट्स को और मोबाइल बनाने के लिए। जैसे ये हो गया आपका क्लॉकवाइज रिस्ट रोटेशन, कलाइयों को घुमाना है क्लॉकवाइज 12 टाइम्स। फिर एंटी क्लॉकवाइज 12 टाइम्स। उसी तरह हम अपने एंकल्स को भी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे। चाहे तो एक सपोर्ट ले ले अगर आप खड़े होके कर रहे हैं। एंटी क्लॉकवाइज। पोस्ट ट्रांसप्लांट सबसे ज्यादा दिक्कतें जो आती हैं वो है नंबनेस, यानी पैरों में झंझनाहट, ये सुन्नता। ये केवल इसीलिए होती है क्योंकि ब्लड फ्लो आपके पैरों में नहीं जा पाता है ऑपरेशन के बाद। तो खास तौर से पैरों की एक्सरसाइजेस का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है आफ्टर ट्रांसप्लांट की। और जितना आप मूवमेंट करेंगे पैरों में, अपने फूट में, पंजों में, उंगलियों में, उतना ही ब्लड फ्लो रहेगा और मसल्स में स्ट्रेंथ आएगी। तो पैरों का मूवमेंट करना बहुत जरूरी है। तो आज के लिए यही एक्सरसाइजेस हैं। अगर आप इन सभी 6 या 7 एक्सरसाइजेस को एवरीडे 5 से 7 मिनट लगता है, ज्यादा नहीं लगता, रोज करिए। सुबह शाम बैठे हैं चेयर पे टीवी देखते हुए, बहुत अच्छा है। बाहर जाने की जरूरत नहीं है आपको, वायरस का एक्सपोजर नहीं होना है, और बैठे बैठे आपकी बॉडी की मोबिलिटी या मूवमेंट बढ़ती जाए। आगे के लिए हम करते हैं डीप ब्रीदिंग। इसके लिए आप इसमें हम बेसिकली आपको, जैसे कई बार बहुत एंजाइटी फील होती है, तो यूजुअली हम जो यूजुअली जो योग में या योग चैनल्स में भी देखते होंगे कि कुछ देर आप शांत बैठ के डीप ब्रीदिंग करिए। तो हमारा जो तरीका है वो है कि 6-3-6-3 के पैटर्न में आपको डीप ब्रीदिंग करनी है। 6 के काउंट तक सांस अंदर लेना है, 3 तक के काउंट में सांस को रोकना है, और फिर 6 के काउंट में आपको सांस को बाहर निकालना है। ये सेट 6 बार हमें करना है। तो बहुत सिंपल है, 6 सेट 6-3-6-3 का। तो शुरू करते हैं। सांस को अंदर लेंगे काउंट 1 से, 1 2 3 4 5 6, होल्ड 1 2 3, एक्सेल 1 2 3 4 5 6, hold 1 2 3, inhale 1 2 3 4 5 6, hold 1 2 3, बाहर निकालिए 1 2 3 4 5 6, होल्ड 1 2 3, सांस अंदर लें 1 2 3 4 5 6, होल्ड, सांस रोके 1 2 3, एक्सेल, सांस बाहर निकालिए 1 2 3 4 5 6, होल्ड, सांस को रोकिए, एक्सेल 1 2 3 4 5 6, होल्ड 1 2 3 1 2 3 4 5 6, hold
1 2 3 1 2 3 4 5 6 hold 1 2 3 1 2 3 4 5 6 hold 1 2 3 1 2 3 4 5 6 hold 1 2 3 1 2 3 4 5 6 केवल ये ब्रीदिंग आपको रोज करनी है जब भी आप खाली बैठे हो। इससे दो चीजें होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जब भी सांस ले आपका पेट सुप्रिया बताएंगी, आपका पेट बाहर आना चाहिए। जैसे कि आप सांस ले रहे हैं तो पेट बाहर आए, और जब सांस छोड़ रहे हैं तो पेट अंदर जाना चाहिए। सही तरीका सांस लेने का इसमें यही है, और इसी पर आपको ध्यान रखना है। ज्यादा देर नहीं करना, 6 बार काफी है, सुबह और शाम। तो अभी के लिए इतना है हमारे पास। प्राणायाम, ब्रीदिंग के प्राणायाम और एक्सरसाइजेस आपने देखी हैं, और आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। क्या आवाज आ रही है हमें सबको? Yes, Arya. Yes, audible. Very good. ओके, ठीक है। तो अगला हमारा सेशन होगा, इसमें सुप्रिया के लिए थैंक यू सो मच। सुप्रिया का अच्छा इंट्रोडक्शन मैं आपको देना भूल गई। सुप्रिया एक फिटनेस ट्रेनर है यहाँ पर गुड़गांव में। वो साथ में ही एक सॉफ्टवेयर डेवलपर भी हैं, और पिछले 2-3 सालों में उन्होंने करीब 30 से 32 किलो का अपना वजन लूज किया है, अपना डाइट कंट्रोल करके और अपनी फिटनेस रिजीम को स्ट्रॉन्ग करके। तो ये उनके लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट, और ये ना केवल एक अपने आप को फिट रख रही है, बल्कि ये एक प्रोफेशनल फिटनेस ब्लॉगर भी हैं। और कई सारे लोग ब्लॉगिंग के माध्यम से इंस्टाग्राम, फेसबुक पे इनसे फिटनेस की ट्रेनिंग और सजेशन एडवाइस ले रहे हैं। तो सुप्रिया के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वो ऐसे ही आगे भी हमें रास्ता दिखाते रहेंगे। अगर किसी को इनसे कोई गाइडेंस लेनी है तो वो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी अवेलेबल है। उनका इंस्टाग्राम आईडी शेयर कर सकते हैं अगर इफ शी कैन शेयर? यस आई विल शेयर। थैंक यू। मैं इसमें चैट में शेयर कर दूंगी। थैंक्स अ लॉट। ओके, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। तो वैसे अलंकृता मैम ने खुद को भी इंट्रोड्यूस नहीं किया है। आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस। वो एक लॉयर है बाय प्रोफेशन, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एंड आई गेस ये वाली जो सारी चीजें हैं वो उनका पैशन है। और उसके अलावा इनका ट्रांसप्लांट भी हो चुका है in 2014 and it's been 6 years and she is living a very healthy life. ट्रांसप्लांट हुए 6 साल हुए हैं। मेरी डिजीज डायग्नोज तो 2002 में हो गई थी। तो आई वाज वेरी यंग एट दैट टाइम। मतलब आप जब 20 साल के होते हैं और अभी जस्ट आप कॉलेज में पहुंचे हैं और सडनली आपको पता चले कि खास तौर से जब डॉक्टर आपको बोलते हैं कि आपको एक इनक्योरेबल डिजीज है, तो एक तरह से झटका लगता है कि अरे दुनिया कैसे खत्म हो गई है अचानक से। बट नहीं, ऐसी सिचुएशन नहीं थी। ऐसी सिचुएशन नहीं थी कि मुझे एकदम हॉस्पिटल में ही एडमिट हो जाना पड़े। बट करीब 10-12 साल मेरा ट्रीटमेंट केवल मेडिसिन पे और इंजेक्शन पे चला है। तो उस टाइम पे सही था। मैंने अपनी पढ़ाई पूरी की, कॉम्पिटिशन्स की प्रिपरेशन की, और बाय द टाइम आई थिंक 2013 मेरा थोड़ा डाइट वगैरह थोड़ा इधर उधर हुआ था। तो डायलिसिस पे आगे पेशेंट डॉक्टर कह ही रहे थे कि आप जो है फिस्टुला बनवा लीजिए, आपको जरूरत पड़ेगी। तो फिर डायलिसिस स्टार्ट हुई है 2013 में। SGPGI लखनऊ में ही मेरा पेरेंट हॉस्पिटल है, हम वहीं रहते थे पहले। मेरे पेरेंट्स आज भी वहीं हैं। तो मेरा थ्रू आउट ट्रीटमेंट वहीं चला है। और ट्रांसप्लांट के लिए, क्योंकि जितने लोग ट्रांसप्लांट कराए उन्हें पता है डायलिसिस एक एक्सक्रूटिंग, मतलब बहुत ही मुश्किल भरा प्रोसेस होता है। आपका फिस्टुला नहीं तैयार होता है, आपको यहाँ वहाँ कैनुला लगाते हैं, कई बार कुछ ना कुछ मिस्टेक हो जाती है। तो ये बहुत ही दिक्कत भरा प्रोसीजर है अनडाउटेबली। बट
अगर आप सक्सेसफुली इससे गुजर सकते हैं, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इसको पूरा कर सकते हैं, तो बहुत अच्छा है। मतलब आप एक तरह से अपने आप को तैयार करते हैं आगे कि आपको ट्रांसप्लांट जल्दी से जल्दी हो सके। डॉक्टर्स के कहने पे 2014 में हमने ट्रांसप्लांट कराया। पापा मेरे डोनर थे और वो अभी फिट हैं, फिजिकली बहुत अच्छे से अपनी लाइफ जी रहे हैं, लखनऊ में हैं। और मैं जॉब पर्पज से फिर यहाँ शिफ्ट हुई हूँ, मैं मेरी सिस्टर ही रहते हैं। और बेसिक मंत्र जो है, आप अपने डेली फिटनेस रिजीम को, अपने डाइट को कंट्रोल करिए, स्ट्रेस में मत रहिए, अच्छी नींद लीजिए और दवाइयाँ टाइम पे खाइए। फिजिकली फिट रहना ही केवल और केवल इस किडनी ट्रांसप्लांट आपके ऑर्गन को सही रख सकता है। पानी पीते रहिए और जो डाइट में लिखा गया है, कई बार जैसे आम का सीजन आ रहा है, लोग आम खाने लगते हैं और जितने फल नहीं खाने हैं वो खाने लगते हैं, नमक इंटेक हो जाता है ज्यादा, कोल्ड ड्रिंक पीने लगते हैं। ये सब नहीं करना है, क्योंकि ये अल्टीमेटली आपके ऑर्गन को ही डैमेज करेगा फिर। तो खास तौर से ध्यान रखिए, बाहर निकलिए, मास्क लगाइए और जो आपका पैशन है वो जरूर फॉलो करिए। लाइक अगर आपको प्लांट्स के साथ रहना अच्छा लगता है, पौधे लगाना अच्छा लगता है, किताबें पढ़ना अच्छा लगता है, जरूर रोज करें। तो आइए आगे बढ़ते हैं। मुद्रिका कुछ कहना चाहेंगे इस पर? नहीं मैम, बस कंटिन्यू। आई वांटेड टू इंट्रोड्यूस यू क्योंकि शायद आप भूल गए थे इंट्रोडक्शन, तो मैंने आपको, हाँ, और सबको एटलीस्ट ये भी बताना जरूरी था कि दैट आप भी उसी एक प्रोसेस से गुजरी हैं जिसमें यहाँ पे आज सारे लोग हैं। इसीलिए जो आपकी एक हेल्दी लाइफ है, आपने वो चूज किया है कि हाउ टू बी हेल्दी एंड देन इन सब चीजों के लिए। तो आई एम श्योर आपसे भी इंस्पायर होंगे यहाँ सब लोग एंड दे विल कंटिन्यू दिस हेल्दी थिंग। यहाँ पे 1 मिनट के लिए थोड़ा सा पॉज करना चाहूंगी। मैं एक वीडियो चला सकती हूँ अगर तो। हाय आयुषी, मैंने आपका मैसेज वैसे पढ़ लिया है। हम लोग वेट करते हैं 5-10 मिनट, मैम का सेशन खत्म हो जाए, फिर हम लास्ट में ये आई आस्क यू ओनली, या फिर मैं ये वाला क्वेश्चन पढ़ दूंगी मैम के लिए। आई होप दिस इज ओके फॉर यू। तो आगे बढ़ते हैं हम। हमारा अगला अगला चरण है ग्रैटिट्यूड, यानी कि आभार मानना उस परमपिता के लिए कि उन्होंने हमें ये जीवन दिया। हम सभी के लिए तो ये दूसरा या फिर तीसरा जीवन है। तो ये अपॉर्चुनिटी हमें मिली है कि हमारे पास ऐसे आसपास ऐसे लोग हैं, हमें ऐसे ऐसी सुविधाएं हमें मिली हैं कि हम दूसरा जीवन प्राप्त कर सकते हैं और अपना जीवन आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। शायद जो उद्देश्य हमारे पूरे नहीं हुए, उन उद्देश्यों को पूरा कर सकते हैं। तो आभार व्यक्त करना बहुत जरूरी है हर रोज। इसके लिए हम शुरू कर सकते हैं कि आप सभी अगर कंफर्टेबल पोजीशन में हैं तो आंखें बंद कर लें और अपने अपने इष्ट देव को याद करें। जो भी आपके इष्ट देव हैं, परमपिता, परमेश्वर या शिव जी या जो भी आपके इष्ट देव हैं, उनको बहुत ध्यान से और धीरे से याद करें और गहरी सांस लें। गहरी सांस के साथ आप मन ही मन में दोहराएं, हे परमपिता परमेश्वर, आपके सभी आशीर्वादों के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ। आपके इस दिव्य जीवन, दिव्य शरीर, दिव्य आभा, दिव्य विश्वास और प्रेम के लिए मैं आभार व्यक्त करती हूँ। I thank you in full faith for all the blessings that you have given me in this life, as family, as friends, as doctors, as my near and dear ones, as all the blessings that you have given. I thank you in deep respect and deep gratitude.
सभी के लिए जो मुझे मेरी बीमारी में, मेरे स्वास्थ्य में मेरा साथ देते हैं, उन सभी डॉक्टर्स के लिए, उन सभी दवा विक्रेताओं के लिए, उन सभी नर्सेस के लिए और उन सभी लोगों के लिए जो माध्यम बनते हैं मेरा जीवन सुचारू रूप से चलाने के लिए। मैं उन सभी को हृदय से आभार करती हूँ। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। थैंक यू। एक गहरी सांस लीजिए। ठीक, तो ये करना बहुत जरूरी है कि आप जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं। मुझे याद है मेरी नानी बताती थी कि सबसे पहले आप अपने हाथों को रगड़िए और अपने चेहरे पे लाइए और थैंक यू करिए कि चलो मुझे एक नया जीवन, एक नया दिन देखने को मिला है। और जैसे कि अभी भी कई घरों में होता होगा कि हम सुबह उठते हैं तो पहले धरती को प्रणाम करते हैं। ये सारी चीजें बहुत अच्छी हैं। बेसिकली आपको अंदर से बहुत अच्छा फील करती है कि हाँ मैं हूँ, मेरा एक व्यक्तित्व है जो कहीं ना कहीं इस दुनिया में मायने रखता है, तभी मैं जिंदा हूँ या मुझे जिंदा रखने के लिए प्रयास किए गए हैं। यकीन जानिए ये फीलिंग कि मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, मैं बहुत आभारी हूँ या आई एम रियली ग्रेटफुल, आई एम रियली थैंकफुल, आपको कहीं ना कहीं आपके हर तरह के पेन से, हर तरह के दर्द से आपको मुक्त करता है। वो फीलिंग ऑफ ग्रैटिट्यूड बहुत जरूरी है, खासतौर से किडनी पेशेंट्स के। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेशन है हमारा फॉरगिवनेस या क्षमा प्रार्थना। अच्छा, यहाँ पे शायद पता नहीं कितने लोगों ने अगर योग का कोई क्लास कभी किया हो, तो उसमें कई बार कुछ जगहों पे बताया जाता है कि किडनी किसी की क्यों खराब होती है, किडनी किन चीजों से, किन इमोशंस से सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। तो आई थिंक जहां तक मैंने समझा है, फियर, डर और गुस्सा सीधे तौर पर किडनी के सेल्स को इम्पैक्ट करता है। आप जितने लंबे समय तक डर और गुस्से में रहेंगे, आप किडनी में जाने वाली रक्त वाहिनियां या ब्लड आर्टरीज को उतना ही नुकसान पहुंचता है। अगर किडनी में ब्लड नहीं जाएगा तो जाहिर सी बात है उनके सेल्स मैलनरिश होंगे या फिर ड्राइड अप होंगे, और वहीं से शुरुआत होती है किडनी सेल्स के सूखने की या फिर उनके सिकुड़ने की। तो जितने लंबे तक अगर आप अपने गुस्से को थाम कर रखेंगे, किसी ने मुझे ये बोल दिया, मम्मी ने आज मुझे ऐसे बोला, मुझे बाहर नहीं जाने दिया, मुझे फोन पर बात नहीं करने दिया, या बहू ने मुझे ऐसे सुना दिया, या मेरे पति ने ऐसे बोल दिया, आज लैंडलॉर्ड से लड़ाई हो गई या बॉस से लड़ाई हो गई, अगर हम काम करते हैं तो वो गुस्सा अगर हम पाले रखते हैं अंदर ही अंदर, नहीं मैं तो उसे एक दिन बता के रखूंगा, आज मेरा दिन नहीं है, मैं बता के रहूंगी, ये नहीं करना है। क्योंकि जितना गुस्सा हम अंदर रखेंगे वो उतना ही पीछे जाके इकट्ठा होगा। कई बार देखा होगा जो लोग बहुत गुस्से में रहते हैं, इमोशनली बहुत डिप्रेस रहते हैं, उनको ये हिस्से में या ये हिस्से में बहुत पेन होता है। आई थिंक मुद्रिका, अगर 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 आपको कोई एक्सपीरियंस होगा तो आप बता सकते हैं कि कई लोगों को बैक पेन क्यों होता है, या फिर एक्सपीरियंस आज की डेट में बहुत सारे लोग बैक पेन से जूझ रहे हैं। क्या कोई सुन रहा है, कोई कुछ रिस्पॉन्स दे सकता है? मैम सुन तो रही हूँ बट मुझे इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं है, बट आई वुड रिक्वेस्ट अगर कोई और ऐसा है जिसे इस चीज में एक्सपीरियंस है, जिन्होंने ऐसा एक्सपीरियंस किया है, वो अपना अगर एक्सपीरियंस शेयर करें तो, अदरवाइज आई एम क्लीन फ्रॉम दिस साइड। ओके, ठीक है, चलिए कोई नहीं। मैं आगे बताती हूँ कि आप सबसे हर रोज जब सुबह उठते हैं आप थैंकफुल रहिए और ये सोच लीजिए कि आज मुझे, जिन लोगों ने कल मुझे हर्ट किया था, मैं उन सबको आज माफ कर दूंगी, और जो आने वाले दिन भर में जो कुछ होगा मैं उनको माफ करते जाऊंगी। माफ करना बहुत बड़ी बात है, माफ करना चाहिए। तो इसके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि खासतौर से सबसे पहले हम माफ करेंगे लोगों को, और फिर जिन्होंने हमें हर्ट किया है, जिन्होंने हमें दुख पहुंचाया है, हम उनसे क्षमा मांगेंगे, उनसे माफी मांगेंगे। तो इसके लिए
सिंपल सी चीज है, अपने परम पिता परमेश्वर को याद करते हैं। एक गहरी सांस लीजिए। गहरी सांस लीजिए और अपने हाथों को अपने सामने ऐसे लेकर आइए और सोचिए वो सभी लोग जिन्होंने आपको कभी ना कभी दुख पहुंचाया है या हर्ट किया है अपने एक्ट से, अपनी बातों से, या किसी काम नहीं करने से या करने से, जिन्होंने किसी भी तरह से आपको हर्ट किया है और आप उनको देखना नहीं चाहते। अगर आप हर्ट हैं, किसी से नाराज हैं, तो फॉर श्योर आप उनका चेहरा नहीं देखना चाहेंगे, आप उनकी फोटो भी नहीं देखना चाहेंगे। तो ऐसे लोगों को ध्यान करिए, ऐसे कितने लोग हैं, उनको एक छोटे से सूक्ष्म शरीर में उनको अपने सामने लाइए। इमेजिन करिए वो सारे लोग जिनको मैं आज तक माफ नहीं कर पा रही हूँ, वो मेरे सामने आए। उन सभी को नमस्कार करिए। मैं आप सभी को नमस्कार करती हूँ। मैं मानती हूँ कि आपने मुझे दुख पहुंचाया है, जाने या अनजाने में, पर मैं ये भी मानती हूँ कि गलती करना इंसान की प्रवृत्ति है। और इसी को मानते हुए उस दिव्य आशीर्वाद के साथ मैं आप सभी को आपके दुख और बातों की वजह से मुझे जो चोट पहुंची है, उन सभी को माफ करती हूँ। आप सभी को शांति प्राप्त हो, ऐसी आशा है। और मन ही मन आप ये दोहराइए जो मैं बोलूंगी। ओम शांति 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 ओम। 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 उन सभी को आशीर्वाद दीजिए और सर ऐसी सोच बनाइए कि आप उन सभी को दिव्य आशीर्वाद दे रहे हैं, उन सभी से नफरत की भावनाओं को मिटा रहे हैं। आगे से आपके मन में उनके लिए कोई गुस्सा, कोई भेद नहीं आएगा, ऐसा सोचिए और उनको जाने दीजिए, उनको रोक कर मत रखिए। ओम शांति 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 ओम। 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 शांति 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 ओम। ओम शांति 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 ओम। ओम शांति 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 ओम। ओम शांति 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 ओम।
धन्यवाद करिए परमपिता को और एक गहरी सांस लीजिए। अपना ध्यान हृदय पर और अपने मस्तक पर रखिए और उस परमपिता को सोचिए। गहरी सांस। अब उन सभी लोगों को इमेजिन करिए, उन सभी लोगों का ध्यान करिए जिनको आपने कभी ना कभी जाने अनजाने में चोट पहुंचाई है, अपनी बातों से, अपने एक्ट से या ओमिशन से या कुछ नहीं करने से। वो सभी लोग जो आपसे नाराज बैठे हैं, आपसे गुस्सा हैं, आप उनसे कभी माफी नहीं मांग पाए। वो आपके परिवार में हो सकते हैं, वो आपके मित्र हो सकते हैं या आपके ऑफिस में लोग हो सकते हैं जिनको जाने अनजाने में आपने कहीं ना कहीं चोट पहुंचा दी है और वो आपको देखना नहीं चाहते। आज हम उनसे माफी मांगेंगे, उनको नमस्कार करते हुए। वो सभी लोग जिनको मैंने जाने अनजाने में दुख पहुंचाया है, कृपया मेरे सामने आए। All those people who got hurt me or who got hurt by me, troubled by me, please be in front of me right now. Namaste. Salute the divinity in you. Namaste. Everybody. आप सभी को मैं नमस्कार करती हूँ। हम सभी मानव प्रवृत्ति के होने के कारण गलतियां करते हैं। गलती करना मानव का स्वभाव है। इस कारण जानी अनजानी में मुझसे जो भी भूल हुई है, जिससे आपको तकलीफ पहुंची है, उसके लिए मैं हृदय से माफी मांगती हूँ। कृपया मुझे माफ करें और मुझे जाने दो। आपका कल्याण हो, आपको दिव्य आशीर्वाद प्राप्त हो। हाथों को सामने की ओर ले आए। आशीर्वाद की मुद्रा में उनको बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद दो। उनका गुस्सा, उनकी नफरत जो आपके लिए है, उसको बस और बस प्यार से आशीर्वाद दें और उन्हें जानें। मेरे साथ मन में बोले, ओम शांति 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 ओम। 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 शांति 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 ओम। ओम 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 शांति 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 ओम। सभी को जाने दें। धन्यवाद परमपिता को। एक गहरी सांस लें। अब खुद को अपने साथ सोचें, अपना ध्यान करें कि आप छोटे से शरीर के तौर पर अपने सामने हैं। चाहे वो बाल आपका बचपन का स्वरूप हो या आप अभी के हो, अपने आप को सामने इमेजिन करें। हमें खुद को माफ करना है उन सभी कारणों के लिए जिनके लिए हम कभी ना कभी खुद को दोषी मानते हैं, जिनके लिए हम गिल्ट फील करते हैं या खुद से नाराज हैं। आज हम अपने आप को माफ करेंगे कि चलो ठीक है,
वो गलतियां हुई, बट जीवन बहुत बड़ा है, हमें आगे बढ़ना है, नया जीवन देखना है। और साथ ही साथ अपने आसपास के वातावरण को, अपने एनवायरनमेंट को इमेजिन करिए, सोचिए जैसे आपका ऑफिस है या फिर आपका घर, कि वो एक दिव्य प्रकाश से भरता जा रहा है, दिव्य आशीर्वाद, दिव्य रोशनी से भरता जा रहा है, जिसमें बहुत सारी पॉजिटिविटी है, बहुत सारा प्यार है और बहुत सारा दिव्य आशीर्वाद। अपने आप को सोचे, हाथों को सामने लाएं और दिव्य आशीर्वाद दें अपने आप को। मेरे साथ मन में दोहराएं, ओम शांति 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 ओम शांति 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 ओम शांति 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 ओम शांति 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 ओम शांति शांति शांति। ऐसा सोचते रहे कि आपका घर, आपका कमरा, आप स्वयं एक दिव्य प्रकाश से भरते जा रहे हैं। ये दिव्य प्रकाश एक चमकीला श्वेत प्रकाश है जो आपके मन को, आपके शरीर को, आपकी आत्मा को, आपके पैरों को, आपकी किडनियों को स्वच्छ कर रहा है, शुद्ध कर रहा है और स्वस्थ कर रहा है। ऐसा सोचते रहे और स्वयं को आशीर्वाद देते रहे कि आप खुद बहुत अच्छा कर सकते हैं, आप खुद बहुत अच्छे हैं, आप खुद बहुत स्ट्रांग हैं, आप दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, आप किसी से नाराज नहीं हैं, आप सबसे प्यार करते हैं और सब आपसे प्यार करते हैं। ऐसा सोचते रहे और स्वयं को आशीर्वाद दें। ओम शांति 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 ओम शांति शांति ओम शांति 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 ओम शांति 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 ओम शांति 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 ओम शांति 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 ओम। हाथों को नीचे कर लें, थोड़ी देर ऐसी स्थिर मुद्रा में आंखें बंद किए रहें, गहरी सांस लेते रहें और स्थिर रहें।
धीरे धीरे वापस अपनी चेतना में आए। अपने पैरों को महसूस करें, उनको थोड़ा सा हिलाएं, अपने पैरों की उंगलियों को हिलाएं, अपने हाथों की उंगलियों को हिलाएं, अपने हाथों को आपस में रब करें, अपने कंधों को रब करें, अपनी आंखों को धीरे से खोलें और दिव्य मुस्कुराहट के साथ सबको धन्यवाद करें। अपने परम पिता परम इष्ट देव को धन्यवाद करें और स्वयं को भी धन्यवाद करें कि मैं थैंकफुल हूँ, मैं शुक्रिया हूँ अपने शरीर के लिए, स्वस्थ होने के लिए और अपने साथियों के लिए। मैं बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ, थैंकफुल हूँ हर उस फैसिलिटी के लिए, हर उस सुविधा के लिए जो मुझे मिल रही है स्वस्थ रहने के लिए। मेरी किडनियां स्वस्थ हैं और वो आगे दिन ब दिन स्वस्थ ही रहेंगी, ऐसी कामना करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये हमारा था आज का सेशन। ऑलरेडी काफी आई थिंक हमारा 4:55 हो चुका है और आगे प्रश्न के लिए मैं जितना किसी को प्रश्न पूछना है, कोई क्वेश्चंस हैं तो वो पूछ सकते हैं, अपनी एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें तो वो कर सकते हैं। मुद्रिका आप हैं? आयुषी, यस मैम, आई एम हियर। आयुषी, आप कुछ पूछना चाह रही थी? आई डोंट नो अगर वो इस ग्रुप में अभी है या नहीं। उनका एक क्वेश्चन था, वी ऑल्सो वांट टू नो दैट विच पैथी शी चूज टू ट्रीट। मैं समझी नहीं, फिर से। आई मीन उन्होंने चैट बॉक्स में ये लाइन लिखी है, वी ऑल्सो वांट टू नो दैट विच पैथी शी चूज टू ट्रीट। अच्छा, किस पैथी से वो उनको सही होना चाहिए? अच्छा देखिए, मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ। मुझे 2002 से आज तक काफी वक्त 18 साल हो चुके हैं, ट्रांसप्लांट तक 12 साल ऑलरेडी हो चुके थे। तो मैंने हिंदुस्तान में क्या, ऑलमोस्ट पूरी दुनिया में जितनी पैथियां हैं मैंने सब ट्राई कर रखी हैं। आयुर्वेद, एलोपैथी ही तो करनी ही है, बट उससे कुछ होता नहीं है। एलोपैथी आप छोड़ नहीं सकते क्योंकि उसका सप्लीमेंट और कोई है नहीं। कई लोग कहते हैं होम्योपैथी से सिकुड़ी हुई किडनियां सही हो जाती है, नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने कई साल होम्योपैथी कराया, आयुर्वेद से तो और हालत खराब हो गई थी क्योंकि उसमें मेडिसिन की क्वांटिटी का ध्यान नहीं रखा जाता है। उनका जो काढ़ा होता है या क्वाथ होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है और उसमें कोई मेजरमेंट नहीं होता है जैसे हम मेडिसिन खाते हैं मिलीग्राम में या फिर माइक्रो मिलीग्राम में, उसमें कोई मेजरमेंट नहीं होता, तो वो बहुत हार्मफुल करती है। सेकेंड हो गया, मैंने एक मैग्नेट थेरेपी भी कराई थी जब मेरा डायलिसिस चल रहा था। उससे कोई खास फर्क पड़ा नहीं। हाँ, फर्क पड़ा था मुझे योगासन से। योग करने से जितना भी मेरे स्टिफनेस थी बॉडी में, जैसे बेंड होने में, झुकने में, चलने में बहुत मुश्किल होती है, खास तौर से जब आपका ट्रांसप्लांट चल रहा होता है, शरीर बहुत कमजोर हो जाता है। उस टाइम पर आपको हर रोज कुछ न कुछ 30 मिनट्स का योग आसन जितना आप कर सके जरूर करिए, क्योंकि फर्क उसी से पड़ता है। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। इसके अलावा जो मैंने आपको अभी मेडिटेशन दिखाया, मेडिटेशन एंड फॉरगिवनेस, ये एक अल्टरनेटिव एनर्जी हीलिंग थेरेपी है विच इज कॉल्ड प्राणिक हीलिंग, या फिर इसका ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड प्राणिक हीलिंग इंस्टीट्यूट। ये एनर्जी थेरेपी पे काम करते हैं और इसमें जैसे रेकी होती है उसमें टच थेरेपी होती है, ये नो टच थेरेपी है। अगर आप दिल्ली में है और मैं लखनऊ में हूँ तो मैं लखनऊ से ही आपका ट्रीटमेंट कर सकती हूँ, बट स्टिल ये थेरेपी भी किडनी पेशेंट को ठीक नहीं करती है। तो मैं फॉर अपना ही रिकमेंडेशन से बोलूंगी आप एलोपैथी ही फॉलो करिए, बट साथ में, क्योंकि एलोपैथी के साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं, आप बाकी अल्टरनेटिव थेरेपी को ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जो कि आपके ब्लड को क्लीन करता रहे और उन सारी मेडिसिन की टॉक्सिटी को ब्लड से फ्लश आउट कर सके। तो आप अल्टरनेटिव में अपने जो भी घरेलू नुस्खे हैं वो ट्राई कर सकते हैं, पानी पी सकते हैं, बट आयुर्वेद बहुत ज्यादा यूज ना करें, ये नुकसान करता है। जी मुद्रिका।
ओके, सो और कोई है, मतलब मैम इसमें तो एज सच क्वेश्चंस इट्स डन, और कोई ऐसे हैं जो क्वेश्चंस पूछना चाहते हैं या फिर अभी का आज का एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं कि हमारा सेशन कैसा रहा? इनको एक तो पता पड़ जाता है कि मैं अपनी सैलरी की बात करने वाला Yeah, hi. The session was really fantastic. First of all, thanks to Mudrika ma'am also and Hello, madam. Alamrita ma'am. That was a fantastic session. I think I got personally to know something new. This therapy that you told, and you are probably taking it also. So I think this therapy is really might prove to be a game changer. Just one question. Just one question. You talked about yoga. You still do yoga, or you're doing that only during the transplant times? And if yes, what is the time? And if you can probably, because you look quite fit. I have gained a lot after the transplant. Let me tell you, I have gained almost say 15 kgs or something. So I just want to lose that. Right now, as everybody knows, due to this COVID, I'm not able to go out for these morning walks or something. Not even cycling or everything. So I suppose that this exercise is only option. So if anyone of us, Alamrita ma'am, can give us some tips. Thank you. हाँ, देखिए, वेट बढ़ना इज अ मेजर इशू पोस्ट ट्रांसप्लांट. यू वोंट बिलीव, आई वाज एट द टाइम ऑफ ट्रांसप्लांट, जो कि डायलिसिस चल रही थी, मेरा वेट सिर्फ और सिर्फ 53 kg था. और पोस्ट ट्रांसप्लांट ऑलमोस्ट विद इन 1 year I raised up to 72 kgs. It was like 20 kgs का वेट गेन. इट वाज अ लॉट. मेरे डॉक्टर्स बहुत ज़्यादा मुझे रिमाइंड कराते थे कि अपना वेट कम करो, कम करो. तो कई बार नहीं समझ में आता था. मैं डाइट, मतलब आपको बहुत ज्यादा भूख लगती है, कुछ ऐसी मेडिसिन दी जाती हैं जिनसे आप बहुत ज्यादा खाने लगते हैं. तो आई थिंक ये टेम्पोररी फेज होता है, जब आप एक ये शायद ट्रांसप्लांट के विद इन 1 or 2 year ही ये चीजें होती हैं, जब आप बहुत ज्यादा वेट पुट ऑन करते हैं. और ऑटोमेटिकली धीरे धीरे वंस आप एक फिट लाइफस्टाइल में आ जाते हैं, आप सुबह वॉक कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, डाइट पे फोकस कर रहे हैं कि नहीं एक्सेस डाइट नहीं लेनी है, तो वो धीरे धीरे कम होता है. और जहाँ तक योगा की बात है, मैं पिछले 18 साल में आई वुड से ऑनेस्टली मैं नहीं करती थी. जब मुझे कुछ बहुत सीरियस इश्यू होता था, लाइक कि अब मैं बेड से उठ नहीं पा रही हूँ, मैं स्टेयर्स नहीं चढ़ पाती थी, मैं कार में खुद से नहीं बैठ पाती थी, इस तरह के सीरियस कंडीशंस थी, तब मेरे घर योगा टीचर आते थे. वो मुझसे मूवमेंट कराते थे ऑलमोस्ट एवरी डे. वो 1 hour मुझे देते थे. तो मूवमेंट आया. योगा इज अ लॉट गुड फॉर एनी किडनी पेशेंट, क्योंकि वो स्लो मोशंस होते हैं बट वो बहुत इफेक्टिव होते हैं. और पोस्ट ट्रांसप्लांट वेट लॉस के लिए मैंने ऐसा कुछ किया नहीं. बस हाँ, जो रेगुलर एक्सरसाइजेज होती थी वही 15-20 मिनट्स की, जो जनरल वार्म अप एक्सरसाइजेज होती हैं वही होती थी, वो करती थी और अपना डाइट कंट्रोल करती थी. तो 1-2 years में मेरा धीरे धीरे डाउन हो ही गया. आई थिंक इन 2017 व्हेन आई केम टू गुड़गांव, तो आई स्टार्टेड लूजिंग वेट. सो आई थिंक यस, बट इसमें टाइम लगा. अभी करेंटली ड्यूरिंग लॉकडाउन, बिकॉज वी ऑल आर वर्किंग फ्रॉम होम, तो फिटनेस लेवल मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है. सो उसके लिए मैं सुबह और शाम कम से कम 20 मिनट्स का एरोबिक एक्सरसाइज ज़रूर करती हूँ. उसमें एरोबिक में आ गया कि आप थोड़ी देर अपने आप को थोड़ा पसीने वाली एक्सरसाइजेस करें जिसमें आपको पसीना आ जाए, और थोड़ा स्ट्रेचिंग करें. स्ट्रेचिंग बहुत ज़रूरी है, खासतौर से जिनका अभी किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है वो बहुत ज़्यादा ना करें, क्योंकि यहाँ जहाँ आपका स्टिचेस होते हैं उन पे प्रेशर पड़ता है. पर अगर आप कर सकते हैं साइड वाइज, मतलब इस तरह से करिए कि आपको स्टिचिंग्स पे ज़्यादा प्रेशर ना पड़े. तो एक्सरसाइजेस तो करिए. और आई कुडंट गेट योर नेम. Yes. My name is Pranav Chaubal. Pranav. Okay. Yes. So how old are you? 32. 32. Let me tell you something in brief about myself. I had undergone transplant in 2009. Okay. The first kidney donated by mother, and in 2019, that is after 10 years almost,
I had to redo the transplant. So this is the second transplant that I have just done, just 1 year back. Okay. अलंकृता मैम, there's a question from पूजा. वो कह रही है कि वो अभी 17 साल की हैं और डायलिसिस में उनका वेट उन्होंने 15 किलो वेट लूज कर लिया है. तो शी इज सेइंग कि हाउ टू गेन वेट फर्स्ट ऑफ ऑल, और ऑल्सो उनका ये वाला क्वेश्चन है कि क्या उन्हें ट्रांसप्लांट के लिए जाना चाहिए कोविड में, मतलब दिस सिचुएशन शी शुड गो फॉर ट्रांसप्लांट और नॉट. ओके वेल इसका जवाब कि ट्रांसप्लांट के लिए आपको जाना चाहिए या नहीं, आई वोंट से, आई एम नॉट एन अथॉरिटी टू कमेंट, बट वेट गेन करना हाँ जरूरी है क्योंकि अच्छा ये एक मिथ है, एक भ्रम है लोगों को कि अरे डायलिसिस हो रही है ये मत खाओ वो मत खाओ और पानी रिटेंशन होगा, हमें पानी रिटेंशन नहीं करना है. नहीं, ये चीज मुझे बहुत बाद में आके पता चली कि अगर किसी का डायलिसिस हो रहा है तो आप बहुत अच्छे से डाइट कीजिए, बहुत अच्छे से खाना खाइए. भूख नहीं है तो जो भी चटपटा बना के खा सकते हैं. प्रोटीन लेना है. अगर आप, मैं नॉनवेज नहीं खाती हूँ तो मेरे लिए और भी दिक्कत थी कि आपका अगर वेट 53 kg है तो आपको 53 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन दिन भर में लेना ही लेना है. तो अब क्या करें, दाल आप 4 कटोरी दाल नहीं पी सकते, एक कटोरी में 10 से 15 ग्राम प्रोटीन होगा. आप एग वाइट्स ले सकते हैं, अगर आप एग खाते हैं तो एग वाइट में आपका 4 से 5 ग्राम प्रोटीन आ जाएगा. तो इस तरह से कैलकुलेट करके आप कोशिश करिए. अगर आपको यूरिन में प्रोटीन नहीं आता है तो आप प्रोटीन डाइट लीजिए, और अगर आपको यूरिन में प्रोटीन आता है तो आई सपोज आपकी डाइटिशियन आपको जरूर बताएगी कि आप क्या चीज लेना चाहिए, तब प्रोटीन रेस्ट्रिक्ट होता है. मेरे में यूरिन में प्रोटीन नहीं आता था तो मैंने काफी अच्छे से फिर डाइट लेनी शुरू की. एक्चुअली हेल्थ इम्पैक्टेड कि ठीक ठाक थी, मतलब आई वॉज नॉट टू वीक एट द टाइम ऑफ ट्रांसप्लांट बट आई वॉज फाइन. और वेट गेन करने के लिए यही है, फ्रीक्वेंट इंटरवल्स पे आप खाना खाइए. ओके, सो आई गेस क्वेश्चंस आर ओवर, और जो भी डाइट रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और या फिर ट्रांसप्लांट रिलेटेड, डायलिसिस रिलेटेड, मैं आप लोगों से सजेस्ट करना चाहूंगी कि ये वो वाले क्वेश्चंस आप डॉक्टर्स, अपने इंडिविजुअल डॉक्टर से, या फिर कभी हमारा एक नेक्स्ट सेशन होता है जिसमें हम अपने डॉक्टर्स को या नेफ्रोलॉजिस्ट किसी को भी बुलाते हैं, डाइटिशियन को, उनसे हम लोग इस बारे में डिस्कस कर सकते हैं. आई एम श्योर वी विल प्लान, हम लोग एक नेक्स्ट सेशन प्लान करते हैं डॉक्टर और डाइटिशियन के साथ, उसमें आप अपनी वाले क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. सो फॉर नाउ आई वुड लाइक टू थैंक अलंकृता मैम for being here. Thank you so much for this wonderful session. हम सबको ये बताने के लिए why health and everything is important in this time and after transplant and everything. अच्छा, thanks a lot. कंक्लूडिंग नोट मैं जरूर बोलना Yes, चाहूँ please. कि ज्यादातर लोग, चूंकि आई जस्ट केम अक्रॉस द गाय वाज 20 years old, कि व्हेन आई वाज गॉट डायग्नोज, जब मेरा डायग्नोज हुआ था 2002 में, तो उस टाइम पे आई वाज वन ऑफ द वेरी फ्यू गर्ल्स ऑफ वेरी फ्यू यंग पीपल जो कि वहाँ नेफ्रोलॉजी के डिपार्टमेंट में खड़े होते थे, क्योंकि ज्यादातर 80% क्राउड या 80% पेशेंट्स केवल सीनियर सिटीजन्स होते थे. और ओवर द टाइम 18 years ऑलमोस्ट में ये जो हमारा मिनिमम 10% होता था यंग क्राउड, वो बढ़कर ऑलमोस्ट 50% हो गया है. तो ये ध्यान देने की बात है. आप अपने जिनका ट्रांसप्लांट हो चुका है वो लोग, और जो लोग डायलिसिस से हो के गुजर रहे हैं उन लोग, ये लोग बात एकदम नोट कर लीजिए. आप अपने आसपास के दोस्तों को बताइए, अपने रिलेटिव्स को बताइए कि किडनी का प्रॉब्लम, किडनी फेलियर मेजरली स्ट्रेस की वजह से होता है. अगर आप गुस्सा करते हैं बहुत ज़्यादा, आप बहुत ज़्यादा किसी बात को लेके गिल्ट में रहते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, और आपका ये कोल्ड ड्रिंक, बाहर की चीज़ें, कोल्ड ड्रिंक है, मोमोज की जो चटनी आती है, ये सब बहुत ज़्यादा, जंक फूड बहुत खाते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपको किडनी प्रॉब्लम होने, बहुत ज़्यादा. और इनफैक्ट मेरा तो मेडिसिन का मिस यूज होने से हुआ था. मेरा डायग्नोसिस टाइम पे नहीं हुआ था यूटीआई का, और इट रीच्ड टू किडनी. तो ये सारी चीज़ें भी हैं. अगर आपको यूटीआई होता है, आप फॉरन यूरिन कल्चर कराइए. ये सारी इंफॉर्मेशन आप अपने आसपास के दोस्तों को दीजिए, क्योंकि किडनी फेलियर होना और किडनी डिजीज होना बहुत कम लोगों को पता है कि इनक्योरेबल है, इसका कोई इलाज नहीं है. ज़्यादातर लोग सोचते हैं एड्स ही है या फिर कैंसर ही एक ऐसी बीमारी है जिसका इलाज नहीं है. आज के डेट में कोविड है, लेकिन नहीं.
किडनी फेलियर भी एक ऐसी डिजीज है जिसका कोई इलाज नहीं, आपको सालों साल सिर्फ और सिर्फ ट्रीटमेंट पे जिंदा रहना है। तो इससे अच्छा है आप बच के रहें, संभल के रहें और गुस्सा ना करें, खुश रहें। थैंक यू सो मच फॉर दिस एंडिंग नोट मैम। मैं Thank you. किडनी के फाउंडेशन सोसाइटी की तरफ से आपको थैंक्स बोलना चाहती हूँ फ्रॉम ऑल द मेंबर्स हु आर देयर। जी थैंक्स अ लॉट फॉर एक लेंडिंग योर क्वेश्चन टाइम। था मेरा भी, अंकिता इज दिस साइड। हाँ हाँ बताइए। या गुड इवनिंग मैम। मैम एक्चुअली आई जस्ट वांट टू आस्क दैट, मतलब ये जो गुस्सा वाला चीज आपने बोली ना, ये मेरे साथ बहुत हो रही है। अब इनिशियली मेरा ट्रांसप्लांट हुआ है और 6 मंथ्स ही हुआ है, तो लाइक मेरे को हर छोटी बात पे कभी ना कभी कुछ ना कुछ इरिटेशन हो जाती है। आई डोंट नो व्हाई, बट मैं चाहती नहीं हूँ, बट वो पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि ऐसा हाँ। मोमेंट हो जाता है कि हाँ लाइक आ जाता है। आप अच्छा, आपका अभी ट्रांसप्लांट हुए कितना टाइम हुआ? 6 मंथ्स हुए हैं मैम, कंप्लीट हो हाँ गए 6 मंथ्स। हाँ। या देखिए ये मेरे साथ भी हुआ था एक्चुअली। मैं ट्रांसप्लांट के जस्ट विद इन 6 मंथ में कुछ जो मेडिसिन दी जाती हैं वो ऐसा इरिटेबिलिटी कॉज करती। मुझे भी बहुत गुस्सा आता था शुरू के 6 महीने, मैं बहुत लड़ती थी घर में सबसे। तो इसका बस एक ही इलाज है, आप अपनी दवाइयाँ टाइम पे लीजिए, फ्रूट्स जो रेकमेंडेड हैं वो लेते रहिए और पानी जितना हो सके पीजिए। और अगर गुस्सा आता है तो उस सिचुएशन से हट जाइए। कई बार जैसे आप जिससे लड़ रहे हैं, सपोज मम्मी से लड़ाई हो रही है किसी बात से, अच्छा मम्मी अभी आप कुछ जवाब देने जा रही हैं, उससे पहले सोचिए, वेट, काउंट 1 2 3 और वहां से हट जाइए। छत पे चले जाइए या दूसरे रूम में जाइए, कुछ नहीं हुआ तो बाथरूम पे चले जाइए और जितनी देर हो सके सांस लीजिए। क्योंकि ये मैंने खुद फेस किया है, डाइनिंग टेबल पे हर रोज लड़ाइयाँ होती थी खाना ट्रांसप्लांट के बाद। और सीरियसली मैम, मतलब नहीं हाँ चाहते हुए भी कई बार हाँ अनयूजुअली बातों पे, मतलब जिसका कि यस, कोई मीनिंग नहीं होता है। ये कुछ मैंने गूगल पे पढ़ा था, काफी सर्च किया कि क्यों ऐसा होता था, कि मैं इतना तो लड़ती नहीं थी। तो जो मेडिसिन ट्रांसप्लांट के बाद दी जाती हैं उनमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं जो आपको आपके अंदर इरिटेबिलिटी यानी चिड़चिड़ापन पैदा करते हैं। तो इससे कई चीजें होती हैं, आपका वेट गेन होता है उन मेडिसिन की वजह से, आप में या हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, आपकी स्लीप डिस्टर्बेंस हो जाती है। आप मतलब मेरा तो स्लीप पैटर्न बहुत खराब हो गया था, मैं रात भर जगती थी, दिन भर सोती थी। सेम तो मैम। हाँ, ये सब चीजें आएंगी, ये सब चीजें समझ लीजिए, ये एक हाँ टेम्पोररी फेज है, ये गुजर जाएगा, आपका वेट लॉस हो जाएगा, आपको नींद भी आने लगेगी और आप झगड़ा भी नहीं करेंगे, बट इसमें एफर्ट लगेगा थोड़ा। तो थोड़ा ठीक, धैर्य रखिए, थोड़ा पेशेंस रखिए और लड़ाई को आगे बढ़ाने से रोकिए। ये बिल्कुल सोचिए मैम, कि अगला पर्सन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बिल्कुल लड़के क्या बिल्कुल मैम। होगा। आई विल ट्राई माय बेस्ट। बेस्ट। रियली मैम, थैंक यू सो मच, इट्स अ ग्रेट थैंक सेशन विद यू। यू रियली थैंक थैंक यू। या थैंक यू एवरीबडी फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन एंड होपफुली अगर किसी को और कोई सवाल पूछना हो रिगार्डिंग मेडिटेशन, रिगार्डिंग ब्रीदिंग और एनी काइंड ऑफ असिस्टेंस, आप मुझे चैट में आप मेरे नंबर देख सकते हैं अलंकृता वर्मा के नाम से, और आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं एंड आई विल बी हैप्पी टू सपोर्ट यू इन एवरी फॉर्म। थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक सो यू मच मैम। मुद्रिका। थैंक यू। थैंक यू, हैव अ Thank you. ग्रेट थैंक यू डे। एवरीवन। थैंक यू। थैंक यू हर्षवर्धन, थैंक यू।